लेक्चर नंबर हमारा 38। आज के लेक्चर में क्या करना है, हमने असेसमेंट टेस्ट 1 की डिस्कशन करनी है। असेसमेंट टेस्ट अब मिल गया ना आपको, चेक होके वापस मिल गया वो आपको? चलिए ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट टेस्ट 1, पहला क्वेश्चन। क्रीम बाउट ए टेक्सटाइल मिल फ्रॉम लाइक ऑन हिज अश्योरेंस एंड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार that the mill and his assets were free from any encumbrance। यानी जब कभी, आपको मैंने शायद लेक्चर के दौरान में बताया था, जब कभी कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा होता है, सेल परचेज होती है, एग्रीमेंट होता है, उसमें एक चीज लाजमी लिखी जाती है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में प्रीवियस ओनर ने कोई बैंक से लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ किसी पार्टी से, इसके ऊपर कोई चार्ज मॉर्टगेज तो नहीं रजिस्टर करवाया गया। आसान अल्फाज में इसे कहीं पे गिरवी तो नहीं रखवाया गया, क्योंकि लॉ का रूल ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई गई है तो जब उसको सेल किया जाएगा तो वो जो चार्ज है, वो जो मॉर्टगेज है, वो भी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी के साथ। और फिर अगर पिछला ओनर लोन को पे ना करे तो अगले ओनर को फिर लोन पे करना पड़ता है, या जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो जो जिस बंदे ने लोन दिया है उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर उसका चार्ज रजिस्टर्ड था। इसीलिए ये क्लियरली लिखा जाता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है, अगर है तो हमें बता दीजिए। करीम ने लाइक ने चार्ज क्रिएट करवाया था, यानी कोई लोन लिया हुआ था गिरवी के तौर पे, इसको रजिस्टर करवाया हुआ था रिकॉर्ड्स में, लेकिन लाइक ने ये बात नहीं बताई और यही कहा कि ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रार की तरफ से दिखा दिया। तो क्या इसका ये मतलब है रजिस्ट्रार भी इसके साथ फ्रॉड में इन्वॉल्व था? रजिस्ट्रार वो बंदा होता है जो कि चार्ज वगैरह की एंट्री करता है। नहीं, इसने लाइक ने गलत सर्टिफिकेट दिखाया। That the mill and his assets were free from and later Kareem received a notice for payment of mortgage dues and found that the certificate of registrar was forged by Laik। सर्टिफिकेट जो था उसके ऊपर लाइक ने हेरा फेरी की थी, धांधली की थी, 2 नंबरी की थी। What rights are available to Kareem under the contract at 1872? कौन सा केस है ये? Consent is not free। मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड? फ्रॉड, शाबाश। तो इस वक्त करीम के पास क्या राइट्स हैं? पहला राइट, करीम के लिए ये ट्रांजैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ करीम। दूसरा राइट क्या है? वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस भी तो क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो करीम के पास पहली ऑप्शन प्रैक्टिकली क्या है? ओके भाईजान, ये एग्रीमेंट वाइड करें, मेरे पैसे मुझे दें, अपनी प्रॉपर्टी पकड़ें और खुद भुगते रहें जिससे लोन लिया आपने। पहली ऑप्शन ये है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया जाता है। अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को ये रिसेंड कर देता है तो फिर क्या ऑप्शन है? क्यों रिस्टोरेशन हो जाए, वो प्रॉपर्टी वापस कर दे और पैसे ले ले। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो जो उसे नोटिस मिला पेमेंट का, वो पैसे अदा कर दे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और फिर ये डैमेजेस क्लेम करे लाइक से। तो इसके पास 2 राइट्स हैं। एक राइट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, और दूसरा राइट क्या है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। समझ आए? कोई इशू नहीं था इस क्वेश्चन में? चलिए, दोनों राइट्स लिखे थे। डैमेज वाला राइट लिखा था कि नहीं? आपके सॉल्यूशन में लफ्ज डैमेज आया था कि नहीं? हाँ से कहना, ऐसे बात नहीं मानेगी भाई। ना, डैमेज का लफ्ज लिखा था सॉल्यूशन में। जितनी मर्जी अलिफ लैला लिखी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैंने 2 चीजें देखनी आपके सॉल्यूशन में, वॉइडेबल का लफ्ज था कि नहीं था, डैमेज का लफ्ज था कि नहीं था। इन स्टूडेंट्स ने दोनों लफ्ज सॉल्यूशन में लिखे हैं, चलिए तकरीबन आधे स्टूडेंट्स ने। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करें। नेक्स्ट, बुशरा एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अख्तर, the manager of a radio program, to conduct a show twice a week during the next 3 months। Bushra did not appear for the 6th show, she conducted the next show but soon, अच्छा, she conducted the next show, अगला शो उसने किया, and thereafter Akhtar rescinded the contract and informed her that her services were no longer required as she failed to conduct the 6th show। Narrate the rights of Akhtar and Bushra। अख्तर एंड बुशरा दोनों के राइट्स लिखने हैं। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों के राइट नहीं किसी एक पार्टी के लिखे? सिर्फ दोनों के लिखे? चलें, अच्छा, दोनों के राइट्स लिखे। अच्छा, अब इसमें कंसेप्ट क्या है? एग्रीमेंट किया और उसने ड्यू डेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। इसमें 2 तरीकों से आप लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। पहला तरीका क्या है कि आप कहें लेट डिलीवरी है, ड्यू डेट जो थी उसके ऊपर सर्विस डिलीवर नहीं की। नॉर्मली हम गुड्स का केस करते हैं, ये सर्विस वाला है, तो लेट डिलीवरी है, लेकिन जब तो जिस दिन गुड्स सर्विस डिलीवर नहीं हुई थी ना, यानी 6th शो वाले दिन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ अख्तर। लेकिन जब अख्तर ने लेटर उन सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहा, अब ये वैलिड। हाँ, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है प्रोवाइडेड उसने उसको नोटिफाई किया हो।
डैमेज का राइट है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसी कंसेप्ट को सॉल्व करने के, अगर कोई एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करे और दूसरी पार्टी रेटिफाई कर दे, अप्रूव कर दे उसको, तो फिर वो वैलिड समझा जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन होती है ना, तो अल्ट्रेशन वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है। अगर दोनों पार्टी की रजामंदी से होगी तो वो वैलिड है, और अगर एक पार्टी उसके ऊपर राजी नहीं है अल्ट्रेशन के ऊपर, इनवैलिड। ये एग्रीमेंट में जब वो 6 शो में एब्सेंट हुई, तो उसके बाद जब उसने 7 शो की इजाजत दे दी, इसका मतलब क्या है, उसने कंटिन्यूएशन की इजाजत दे दी, अपनी एक तरह से अप्रूवल दे दी, इंप्लॉयड कंसेंट दे दी कि ठीक है आपने गड़बड़ की थी लेकिन अब आप कंटिन्यू करें एग्रीमेंट को। अब दोबारा से वो रिसेंड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन में पहला कंसेप्ट तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब वाइडेबल नहीं रहा एट द ऑप्शन ऑफ अख्तर। ये एग्रीमेंट वाइडेबल, कितने स्टूडेंट्स ने ये लिख दिया था कि वाइडेबल नहीं है? नहीं, आपने क्या लिखा था कि वाइड है ये एग्रीमेंट? नहीं, वाइड ये जब उसने सब्सिक्वेंटली उसको कह दिया कि आप आके सिंगिंग करें, तो इसका मतलब है उसने अप्रूवल दे दी पिछले एक्ट की। अब वो डैमेजेस तो क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता। राइट्स क्या अख्तर के, पहले अख्तर के राइट्स के बुशरा के, अख्तर के क्या राइट्स है? अख्तर डैमेजेस क्लेम करवा सकता है, डैमेजेस क्लेम करवा सकता है। कौन से डैमेजेस? 6 शो में जो उसका प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है, या रेवेन्यू लॉस हुआ। और बुशरा के क्या राइट्स हैं? पहली चीज तो ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है, ये उसका राइट है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। दूसरा राइट क्या है? प्रीवियस पेमेंट्स इसको मिलेंगी। और तीसरा राइट, अगर तीसरा अगर के साथ है, अगर अख्तर इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, उसे कंटिन्यू नहीं करने देता, तो वो उसे डैमेजेस क्लेम कर सकती है। कुछ समझ आई? अच्छा, सोल्यूशन में अख्तर और बुशरा दोनों के राइट्स लिखे हैं कि किसी एक के? दोनों के लिखे। चलें ठीक है, मुझे लगा शायद मैं एक के लिखना भूल गया। रेलिवेंट वो, हाँ नहीं, अच्छा सोल्यूशन में वो डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन की शक्ल में लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप बेसिस ऑफ रेलिवेंट लीगल प्रोविजन तो आएगी, एग्रीड। अब आप नीचे जो है ना, उसकी बजाय बेसिस ऑफ डिसीजन की बजाय ये लिख सकते हैं राइट्स ऑफ अख्तर और राइट्स ऑफ बुशरा, ये लिख सकते हैं। लीगल प्रोविजन तो हम, आपको पता है हमारा रूल है ना, कितने नंबर है? 5 नंबर है मेरा ख्याल है। लीगल प्रोविजन आनी चाहिए 4-5 नंबर ठीक ठाक नंबर होते हैं, इसमें लीगल प्रोविजन आनी चाहिए मेरा ख्याल है। और कोई क्वेश्चन इसमें? क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, ए लेंड का मतलब क्या है? उधार दिया कि उधार लिया? उधार दिया। ए ने उधार दिया बी को 1000, 2000। ए लेंड 3 सम्स टू बी। पहले एक दिन 1000 दिया, दूसरे दिन 2000 दिया, तीसरे दिन 5000 दिया। बी ने चेक भेजा 1000 का, आस्किंग ए टू अप्रोप्रिएट दिस मनी टुवर्ड्स द थर्ड डेट ऑफ ₹5000। और उसने कहा ये पांचवा जो तीसरा डेट है ना, उसमें एडजस्टमेंट करो इसकी 5000 की। ए वांट्स टू अप्रोप्रिएट मनी टू द फर्स्ट लोन। ए चाह रहा है कि पहले को, क्योंकि शायद ये टाइम बार्ड हो गया होगा, या हो सकता है ये अनगारंटेड हो। तो वो कहता है जो टाइम बार्ड या अनगारंटेड है उसको तो पहले तो क्लियर करें, बाकियों की देखी जाएगी। लेकिन बी ने कहा था 5000 वाले में से एडजस्टमेंट करना। अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन क्या है? अप्रोप्रिएशन वो होगी जो डेटर ने स्पेसिफाई कर दिया। यहां पे क्या डेटर ने स्पेसिफाई कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया डेटर ने। इसलिए अब इस लोन की एडजस्टमेंट कैसे होगी? 5000 में होगी। ए 1000 के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता। क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर बी ने ना बताया होता, फिर एक ही मर्जी, डिस्प्यूटेड के अलावा वो जिसको भी चाहे अप्रोप्रिएशन कर सकता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें। क्वेश्चन 4, बाकीर एंड कुर्बान जॉइंटली borrowed a sum of ₹600,000 फ्रॉम आतिफ एंड सलीम। बाकीर एंड कुर्बान ने जॉइंटली बारो किए 6 लाख रुपए आतिफ एंड सलीम से। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या? पहली सिचुएशन, ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाकिर पेड 6 लाख टू आतिफ व्हिच ही एक्सेप्टेड। आर बाकीर एंड कुर्बान डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी? कितने स्टूडेंट का ख्याल है यस? कितनों का ख्याल है नो? अच्छा, बाकियों का क्या ख्याल है? भाई आपका क्या ख्याल है? पार्टली यस, पार्टली नो? या आपका क्या ख्याल है? बाकिर ने जो पैसे दे दिए 6 लाख लिए थे दोनों ने मिलकर, बाकिर और कुर्बान ने, और उन्होंने आतिफ और सलीम से, आतिफ को 6 लाख दे दिए, लायबिलिटी खत्म नहीं होगी? लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। जॉइंट प्रॉमिस के केस में जॉइंट प्रॉमिसेस कैन डिमांड परफॉर्मेंस। इसमें आतिफ और सलीम दोनों को इन्हें पैसे देने चाहिए थे। दोनों आके इनसे पैसे मांगते, फिर इन्हें पैसे देने चाहिए। आतिफ अकेला आ गया, सलीम को पता ही नहीं होगा, आतिफ निकल गया 6 लाख लेके, सलीम तो रुल जाएगा बेचारा।
तो क्या मैंने भी पैसे डाले थे, मुझे तो पैसे मिले नहीं। इसीलिए जॉइंट प्रॉमिसेस इकट्ठे आके मांगेंगे, फिर इनको पैसे देने हैं। जी थोड़ा सा आतिफ ने नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन आतिफ ने उसको पे कर, बाकी ने पे कर दिया, बाकी ने पैसे अदा करने थे। इसमें कंसेप्ट ये है कि बाकिर ने आतिफ और सलीम दोनों को इकट्ठे पैसे अदा करने थे। 6 लाख रुपया दोनों को इकट्ठे एक जगह पे मौजूद होते फिर अदा करना था। इसमें यह नहीं है कि उसने मांगा है कि नहीं मांगा, वो तो सारे ड्यू डेट के ऊपर ही पेमेंट कर रहा होगा ना। कंसेप्ट ये नहीं है कि आतिफ ने मांगा है कि नहीं मांगा, कंसेप्ट ये है कि पैसे किसको अदा करने थे। क्या जॉइंट प्रॉमिस के केस में अकेले प्रॉमिसी को पेमेंट की जा सकती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो की जा सकती है, और चूंकि मेंशन नहीं किया तो हम यही अज्यूम करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़े और जो लॉ में लिखा है वो बताएं। तो ये पेमेंट दोनों को इकट्ठी करनी चाहिए थी। अब ये इसका मतलब है अभी डिस्चार्ज नहीं। अब अगर कल कला को अगर सलीम आके उनसे डिमांड करता है तो वैसे तो इनको पे करने पड़ेंगे, इनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई। 1 मिनट है, क्लियर? ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? मुझे नहीं लग रहा। बताया अगर कोई आर्गुमेंट है बताएं, बताएं, शाबाश। अच्छा नहीं, प्रॉमिसर का बताया था मैंने, प्रॉमिसी का नहीं बताया था। अच्छा चले पता नहीं, अच्छा पता नहीं चला प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। अच्छा कि प्रॉमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना, हाँ वो देखिए कह रहा है कि क्या उनकी लायबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं। अगर दोनों को इकट्ठे पेमेंट की गई होती ना आतिफ और सलीम को, फिर हम कहते हैं लायबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है, क्या प्रॉमिसर में से एक बंदा पेमेंट कर सकता है? इसका जवाब है यस। दूसरा कंसेप्ट, क्या प्रॉमिसी में से एक बंदा रिसीव कर सकता है? इसका जवाब है नो। प्रॉमिसी को इकट्ठे डिमांड करना पड़ेगा। प्रॉमिसर में से कोई भी हथे चढ़ जाए इनके पेमेंट ले सकते हैं, बाकी वापस में डिस्काउंट करते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी जी मैं उसकी तरफ आता हूं, उसकी तरफ, इसके एंड में वो बात बतानी है, अभी नहीं जी। और बताइए, आगे चलते हैं। सेकंड, ऑन ड्यू डेट बाकिर एंड कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। अब ये अलग केस आ गया। ड्यू डेट पे बाकिर एंड कुर्बान ने कहा हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सलीम विदाउट इन्फॉर्मिंग आतिफ फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बाकिर एंड कुर्बान फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू। विल सलीम सक्सीड इन दिस केस? क्यों नहीं केस? जॉइंट, वही कंसेप्ट है। जॉइंट प्रॉमिसेस आए तो इकट्ठे एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, पैसे लेने हैं वो भी इकट्ठे रिसीव करेंगे, अगर कोई लीगल एक्शन लेना है वो भी इकट्ठे लेंगे। सिंगल प्रॉमिस ही एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, अच्छा हमने एक केस ये क्लियर हो गया। हमने एक लाइन पढ़ी थी जो इससे मिलती जुलती है। ऑफर टू वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसेस हैज सेम इफेक्ट एज ऑफर टू ऑल। इसमें पहला नोट करें लफ्ज है ऑफर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर फर्ज कीजिए बाकर आतिफ के पास गया और आतिफ ने कहा कि मैंने अभी पैसे नहीं लेने, रिफ्यूज कर देता है। बाकर ने ऑफर किया पैसे ले लो, आतिफ ने रिफ्यूज कर दिया, क्या बाकर अब सलीम के पास जाके उसको लदा से ऑफर करेगा? यही समझा रहा है वो। ये पेमेंट का केस नहीं है, ये ऑफर का केस है। अगर हम पार्टनरशिप को कोई पेमेंट करने के लिए गए, 10 पार्टनर है, एक पार्टनर ने कह दिया कि अभी नहीं कल आना या अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो क्या हमें फर्दर सबको पेमेंट करनी है? हाँ, सबको ऑफर करने नहीं कर। ठीक है, वो ऑफर है, उसमें लफ्ज आप गौर करते होते सिंगल प्रॉमिसी के ऊपर गौर करते रहे, ऑफर के ऊपर गौर नहीं किया। उसमें ऑफर ज्यादा अहम लफ्ज है। ऑफर टू वन को ऑफर की, पे नहीं किया, ऑफर की। ठीक है, तो वो सबको ऑफर समझी जाएगी। आपके लिए हर एक को अलग ऑफर करना जरूरी नहीं है। यानी मिस्टर ए बी सी डी 4 पार्टनर है, अगर तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना किसी को भी पेमेंट कर देना, तो फिर तो एग्रीमेंट में जो लिखा है वो अप्लाई होगा, किसी को भी पेमेंट करने क्लियर। लेकिन अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, इसका मतलब है जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना वो जॉइंट प्रॉमिसेस होते हैं। अब हम कहेंगे ला क्या कह रहे हैं ऑफर वाली एग्जांपल में? ला ये कह रहे हैं आप जाके मिस्टर ए से कहें सर 6 लाख देने थे, ये 6 लाख आप तैयार हैं वसूल करने के लिए? 6 लाख मैं दे दूं आपको? वो कह रहे हैं नहीं आज नहीं, बाद में आपको बता दूंगा मैं। क्या अब मैंने हर एक पार्टनर को लदा पूछना है? ऑफर टू वन हैज सेम इफेक्ट। अच्छा आप सुने, फर्ज कीजिए कहता दो, मैंने कहा अब ये मेरा मसला नहीं है सारे जॉइंट प्रॉमिस को इकट्ठा करना। मैं कहूंगा ठीक है सर, मैंने आपको ऑफर की ना, मेरी तरफ से ये ऑफर सारे प्रॉमिस के लिए हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सारे जॉइंट प्रॉमिस को इकट्ठा करें, मैं पैसे तब दूंगा। ऑफर कर दें, ऑफर एक बंदे को कर दें, पेमेंट एक बंदे को ना करें। क्यों? ऑफर एक बंदे को करके हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब ये एक जॉइंट प्रॉमिस बाकी सबको इकट्ठा करेगा। पेमेंट हमने तभी करनी है जब सारे इकट्ठे होंगे, पेमेंट तभी करनी है। लेकिन ऑफर करते हुए आप किसी एक बंदे को नोटिस भेजें, वो बाकी को इकट्ठा करेगा। इसी तरह का कंसेप्ट पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे। अगर आपने किसी पार्टनरशिप के खिलाफ एक्शन लेना है, उसके 10 पार्टनर है, बताइए हर पार्टनर को लदा नोटिस भेजना पड़ेगा कि एक पार्टनर को भी नोटिस काफी है? वही कंसेप्ट थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ही है। पैसे देने हैं, एक बंदे को ऑफर करने काफी है। अब उस बंदे की जिम्मेदारी है बाकी जॉइंट प्रॉमिस को इकट्ठा करें।
पेमेंट हमने तभी करनी है जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे जॉइंट प्रॉमिस, पहले नहीं करनी। ऑफर किसी एक को कर दें, पेमेंट करने के लिए सबका इकट्ठा होना लाजमी है। कुछ कुछ समझ आई ये बात भाई? क्लियर हो गई जो आप पूछ रहे थे? कोई इशू तो नहीं इसमें? आप ओके? 4 क्वेश्चन क्लियर? आगे चले भाई, आगे चले। जी जी जी, आप वापस 4 पे आ जाए, 4 पे आ जाए। जी जी पूछिए। ये 1 की बात करें, 2 की? 2 की, इसमें क्या हुआ सलीम? शुरू से बोलिएगा, शुरू से। जी बिल्कुल। कौन दोनों? बाकर एंड कुर्बान? नहीं नहीं, ये कहानी क्या इंस्टॉलमेंट है? बाकर डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, डिफॉल्ट किया है, इंस्टॉलमेंट तो नहीं है। डिफॉल्ट में और इंस्टॉलमेंट में फर्क होता है? नहीं नहीं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिफॉल्ट में और इंस्टॉलमेंट में फर्क होता है। अच्छा आप सुनाएं, आपको पता है मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? अच्छा 20 करोड़। हाँ, स्मगलिंग भी करता हूं मैं। चलो हाँ, और आपको ये पता है कि मैंने इस महीने का बिजली का बिल नहीं पे किया? नहीं, बिजली का किया था, कौन सा था? पानी का बिल। पानी का बिल पे नहीं किया, मैंने सचमुच में नहीं कर सका। मैं डिफॉल्टर हूं, इंस्टॉलमेंट नहीं हूं। अगर मैंने बैंक से कोई लोन लिया, उसकी किस्तें तय हुई, हर महीने किस्त मैंने पे करनी है, और किसी एक महीने की किस्त मसरूफियात की वजह से, या हो सकता है किसी दूसरे शहर में था मैं, या कोई किस्त पे नहीं कर सका, मैं डिफॉल्टर, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं हूं। बैंक मुझे कहेगा ना मेरा लोन, तो हो सकता है मैं उसको भाई ये लो पकड़ो लोन अपना भागो तुम, वो तो किसी मसरूफियत की वजह से बनी। तो डिफॉल्टर एक लेस सिवियर सिचुएशन है, और जो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होना है ये मोर सिवियर। इसका मतलब है कि आपके पास कोई पैसे ही नहीं है कि आप अपनी लायबिलिटी पे कर सके इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में। लेकिन डिफॉल्ट करने में हो सकता है आपने कुछ दूसरी रीजन की वजह से डिफॉल्ट किया हो। तो डिफॉल्टर और इंस्टॉलमेंट होने में फर्क है। ये जब कंपनी लॉ में पहुंचेंगे ना, तो वहां पे एक कंसेप्ट में बड़ा काम आएगा ये लफ्ज। एक जगह पे उसने ऊपर लिखा है डिफॉल्टर, नीचे लिखा है इंस्टॉलमेंट। सुन कहते हैं सब दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, फर्क है। क्लियर हो गया जी? आगे चले जी। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा ऊपर कीजिए बस। दानिश ओव्स ए सम ऑफ रुपीज 100,000 टू आदिल। चले, ये इसका मतलब जॉइंट प्रॉमिस का नहीं, सिंगल प्रॉमिस का केस है। चले, शुक्र है। अगेंस्ट 3 डिफरेंट एग्रीमेंट्स, 1 लाख रुपया देना है, 3 डिफरेंट एग्रीमेंट्स है। इन मार्च 2008 दानिश सेंट ए चेक ऑफ रुपीज 70,000 एंड आदिल एप्रोप्रिएटेड द अमाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। ये 3 डेट्स थे, 2005 का, 6 का, 7 का। पहले एग्रीमेंट 2005 वाले एग्रीमेंट पे अमाउंट कितनी ड्यू है? 20, 40, टोटल होगी 1 लाख। उसने 1 लाख ऊपर दिया, टैली हो गया हमारा। अब उसने चेक कितने का भिजवाया? 70,000 का। इंस्ट्रक्शन साथ भिजवाई कि नहीं दानिश ने? कैसे पता चला नहीं भिजवाई? भिजवाई होती तो क्वेश्चन में बताता, मेंशन नहीं। तो या तो आप ये अज्यूम कर ले कि उसने नहीं भिजवाई, या आप दोनों अज्यूम करके दोनों सिचुएशन लिखेंगे कि अगर भिजवाई है इंस्ट्रक्शन तो उसके मुताबिक एलोकेशन होगी, नहीं भिजवाई तो क्या। अब दानिश ने पैसे भिजवा दिए, आदिल ने एप्रोप्रिएशन की। कैसे? उसने कहा 70,000 है, पहले 2005 का डेट पूरे का पूरा खत्म करो, 2007 का पूरे का पूरा खत्म करो, बाकी 10,000 बच गया, 10,000 से 2006 का। अच्छा मुझे बताइए आपकी जजमेंट क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है? उसने पहले 5 और 7 का रिकवर करवाया होगा, 2006 का लेट क्यों? पहले उसने 5 का या 7 का क्यों एडजस्ट करवाया होगा? शायद वो अनगारंटेड हो, या शायद ये 2005 वाला टाइम बार्ड हो। ठीक है, उसने कहा इसको तो एडजस्ट करवाओ। ये हाँ, ये बात है। द लोन टेकन इन 2006 हैज बीन गारंटीड बाय फिरोज। अच्छा देखिए, वही वो कह रहा है 40,000 वाला तो फिरोज ने गारंटी किया हुआ है। हु हैज डिमांडेड दैट आदिल मस्ट एप्रोप्रिएट 40,000 अगेंस्ट दैट गारंटीड बाय हिम। फिरोज ये कह रहा है भाईजान 2006 वाला जो मैंने गारंटी किया हुआ ना, सारे का सारा उधर लेके आओ, इधर एडजस्ट करो। आदिल कहने लगा तुम्हें पता है मैंने सारे का सारा इसको एडजस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तुमने गारंटी किया हुआ था। और फिरोज यही कह रहा है कि सारे का सारा इधर एडजस्ट करो, क्यों? क्योंकि मैंने गारंटी, मेरी तो जान छूटे। झगड़ा चल गया दोनों में। अब कह रहा है अगेंस्ट अ डेट गारंटी बाय, एक्सप्लेन वेदर आदिल इज बाउंड टू एक्सेप्ट फिरोज पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर दानिश ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी तो आदिल के पास ऑप्शन है, वो चाहे एप्रोप्रिएशन कर सकता है, इवन टाइम बार डेट को भी एडजस्ट कर सकता है, डिस्प्यूटेड को नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एप्रोप्रिएशन आदिल ने बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिरोज का इतराज गलत है। 5 ओके, कोई प्रॉब्लम? चले आगे चलो। 6 in view of the provisions of Contract Act 1870 explain the general rule agreement in state of legal proceeding is void, state the exceptions to the above rule। रिप्रोडक्शन, शाबाश, आपने तो याद किया होगा रिप्रोडक्शन वाला।
हाँ तो सुनाइए, क्या है, क्या है? एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वाइट, शाबाश। आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट्स को रेफर किया जाए, आर्बिट्रेशन वैलिड है, शाबाश। और अपर कोर्ट में डिसाइड हो जाए, अपर कोर्ट में अपील फाइल नहीं करनी, शाबाश, वैलिड। तीसरा, दो इक्वली कंपिटेंट कोर्ट में से डिसाइड हो जाए किसी एक कोर्ट में अपील करनी है दूसरे में, शाबाश, बिल्कुल शाबाश, तीनों बिल्कुल ठीक। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, दोनों का आंसर देने में क्या फर्क होगा? लिमिट से रीजनेबल, दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, ये तो आपको पता है ना। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अलग कंसेप्ट है और एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड अलग। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड की कोई एक एग्जांपल दे दे, मेरी तसल्ली हो जाएगी आपको। कहता कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। सेल ऑफ क्या बताइए? सेल ऑफ गुडविल या पार्टनरशिप के केस, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। 7 इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब एक मिनट ठहर जाए, डिफरेंस है, कोई सा डिफरेंस बता दीजिए। एक स्टूडेंट से डिफरेंस का पॉइंट पूछूंगा, दूसरे से एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। डिफरेंस बताइए कोई सा भी कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में। नहीं पीछे नहीं देखना आप, छोड़ें। कोर्शन और अनड्यू कोई एक पॉइंट बता दें। क्वेश्चन, हाँ जी, एक्सरसाइज कौन एक्सरसाइज करता है? क्वेश्चन कौन एक्सरसाइज करता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन? अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होता है किसी पार्टी के साथ, और क्वेश्चन कोई भी थर्ड पार्टी भी हो सकता है, शाबाश। कोई एक पॉइंट बता दे मजीद क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। टाइप ऑफ प्रेशर, जी बताइए क्या होगा टाइप ऑफ प्रेशर? क्वेश्चन में फिजिकल प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, शाबाश। ये भाई आपने देख लिया, तसल्ली कर ली। कोई पॉइंट बता दीजिए मुझे फर्क का। बर्डन ऑफ, जी मेरे भाई बताएंगे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या फर्क है? क्वेश्चन में बर्डन ऑफ प्रूफ एग्रीड पार्टी ने साबित करना होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कुछ केसेस में लॉ प्रिज्यूम करता है, जी अब आप बता दीजिए। वो नहीं, वो रिलेशनशिप जिनमें लॉ अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं करता। डेडलाइन क्राइटेरिया टीचर स्टूडेंट में करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हस्बैंड एंड वाइफ में प्रिज्यूम नहीं होता, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में, प्रिंसिपल एंड एजेंट में, अच्छा पुलिस ऑफिसर में और एक्यूज्ड में होता है, टैक्स ऑफिसर और एप्लीकेंट में। चलिए ये क्लियर, आगे चलिए। और डॉक्टर और पेशेंट में। क्वेश्चन 8 में जो पहले 2 एमसीक्यूज है ये काट दीजिए। इनके नंबर आपको शायद मिले होंगे जो कि नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिले तो अच्छा हुआ है। ये हम टोटल मार्क्स से कम कर देंगे, टोटल जितने भी मार्क्स थे ना, कितने 37 थे, 30 उसको 32 कर देंगे हम। कटवाए किसी वजह से कटवाए होंगे ना, हाँ वो इसी तरह की वजह थी, वो एक डुप्लीकेट हो रहा था और एक हमारे सिलेबस से बाहर है। ये सेलर वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, और ऊपर वाला डुप्लीकेट हो रहा था। थर्ड, थोड़ा सा ऊपर करें, अच्छा ये थर्ड, हाँ ऊपर करो, ऊपर शाबाश, नहीं हो रहा, पेज खत्म हो गया। कंट्रोल प्लस करें, कंट्रोल प्लस, हाँ अब करें, नहीं थोड़ा कंट्रोल माइनस करें, हाँ अब थोड़ा सा ऊपर हो गया। चलें बस ठीक है, इसी से काम चलाते। राव प्रॉमिसेस टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ शुगर टू बिलाल ऑन 30 अगस्त 2013 ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ ₹82,000। राव डाइज बिफोर दैट डेट, राव की डेथ हो गई। ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों उसने खुद नहीं किया? खुद सारे खुद ही करते हैं पर्सनल नेचर, इसे पर्सनल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पता चलता है। नॉर्मली जो सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, नॉर्मली उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, गुड्स की सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली पर्सनल नेचर के नहीं होते। करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज ऑन राउज डेथ, नहीं कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, बल्कि ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे ट्रांसफर हो जाए। इसे क्या नाम दिया था हमने? डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी। डेवोल्यूशन, डेथ से राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली वारसान को लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होते हैं, इसे क्या नाम दिया था? डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स। तो ए गलत। बी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ईदर बाय राउज रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बिलाल। नहीं, क्यों? रिप्रेजेंटेटिव और बिलाल इन्फोर्स करवा सकते हैं, बिलाल करवा सकता है और राव के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करवा सकते हैं, ये भी गलत। सी, राव's representatives are bound to deliver 50 bags of sugar to बिलाल। यस, आप कोई भी प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे ना कभी भी अपने आर्टिकल्स में, अगर आपका कभी इत्तेफाक हो तो आप उसमें नोट कीजिएगा, नीचे कहीं एक लाइन लिखी होती है कि अगर पार्टी की डेथ होगी तो उसके वाली वारसान
लायबल होंगे। खासतौर पर जब आप किसी बैंक कार्ड करने के लिए जाएंगे ना और बैंक ने जो लोन एग्रीमेंट किया होगा इंडिविजुअल के साथ उसको पढ़िएगा, उसमें लाइन लिखी होती है इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो क्या बैंक का लोन क्या बैडेड हो गया, उस पर लिखा होता है कि आपके वाली वारसान इस लोन की रीपेमेंट करेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है। डी, बिलाल कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज इट वाज ओनली अ प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं था भाई, एग्री हो गया था। आगे चलें। For Kareem borrowed rupees 500,000 from Bashir in 2002. That becomes time barred under the limitation law. However, Kareem met Bashir in 2009 and verbally acknowledged his liability to the extent of 300,000. कह रहा 3 लाख तक मैं पे कर दूंगा। Can Bashir hold Kareem liable? रिटर्न होना चाहिए था। टाइम बार डेट की रिकवरी का रूल, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में एग्जांपल बड़ी थी। रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो ये नो, क्या रीजन क्या है? The promise should be for indicted because it is not a written and signed promise. C option correct है। चलिए जी, 5th क्वेश्चन के ऊपर। The effect of refusal to accept a properly made offer of promise is that properly made offer of performance को refuse कर दिया, इसका इफेक्ट क्या है? Promise is not responsible for non-performance and can sue the promisee for the breach of contract. आपको पता है यही पढ़ा था हमने ये, लेकिन ये तो हमने पढ़ा था गुड एंड सर्विस के केस में। मनी के केस में तो ऐसा तो नहीं होता, तो उसने बताया नहीं भाई ये गुड एंड सर्विस का केस है कि मनी का केस है, तो एज्यूम कर लें ऑप्शन में देख लिया करो कि मनी का केस आता है। तो सच ऑफर लैप्स ऑन रिजेक्शन बाय द ऑफरी, नहीं ऑफर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज रेंडर्ड वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसर, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच। मनी की ऑप्शन कहीं नहीं बता रहा, इसका मतलब है गुड एंड सर्विस वाला केस है, तो ए ऑप्शन इसके करेक्ट हुए। क्लियर जी, चलिए बस। अच्छा, ये थे हमारी असाइनमेंट टेस्ट 1 की डिस्कशन। चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए। एजेंसी वाला टॉपिक है तो सही, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, कल का लेक्चर जो होगा ना हमारा कोई क्वेश्चन डिस्कशन तो ड्यू नहीं है, केस स्टडी एमसीक्यूज वगैरह सारे हो गए हैं। इस चैप्टर की एक एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, एक एक एमसीक्यूज को भी। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जो कल का टॉपिक होगा ना उसमें एजेंसी के कंसेप्ट हमने डिस्कस करने हैं। जो किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर होता है ना वो इस लिहाज से अहम होता है, इसमें जनरल कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं जो कि उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो कल एग्जाम लेवल के भी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन बहुत अहम होगा। ठीक है, इसलिए आ चुके थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स की तादाद भी कम है, उन्होंने कहा असाइनमेंट डिस्कस होनी, कौन सी नई चीज सर ने करानी है, छोड़ें, सोल्यूशन हमारे पास है, घर जाके खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तक नहीं पढ़ पाते, बाहर चले मर्जी उनकी। तो कल का लेक्चर आपने कोशिश करनी है कि स्किप ना करें। ठीक है, कल हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 9 हमारी बुक के लिहाज से एजेंसी वाला, इसको स्टार्ट करें। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।